एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए लास्ट मिनट रिवीजन। मेरे पास कंटिन्यू बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर अभी तैयारी नहीं हो पाई है हमारी, या हिंदी के पेपर से हमें डर लग रहा है। तो ये जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने उतना भी कर लिया तो कल का आपका पेपर बिल्कुल अच्छा जाएगा और आप इजीली पास हो जाओगे उसमें। और थोड़ा सा मेहनत कर ली अभी भी जितना टाइम बचा है तो अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो। तो देखिए, मैं तो आपके लिए लास्ट मिनट रिवीजन के लिए वीडियो लेकर आ गया हूँ, बट आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दो आप, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़ सब लोग। तो आइए हम यूनिट वाइज देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। आपका पेपर कल ही है, इसलिए ऑल द वेरी बेस्ट एडवांस में। तो हिंदी भाषा और संस्कृति में आपको देखो 5 इकाई दी है। पहला है भारतीय ज्ञान परंपरा एक परिचय। दूसरा भारतीय ज्ञान परंपरा का, या भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी भाषा और महर्षि पाणिनि। बेटा, मैंने आपको जैसे ही बताया, आपको एक क्वेश्चन तीनों से आने वाला है पेपर में। तो आपको भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी भाषा, ये आप एक बार अच्छे से याद कर लो, इनको एक बार पढ़ लो कि भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी भाषा का क्या योगदान है, या किस प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी भाषा उपयोग की जाती है। अगर आप उसको अच्छे से याद कर लोगे तो आप इजीली ऊपर वाला क्वेश्चन भी लिख सकते हो। महर्षि पाणिनि जो है, इनके बारे में आपको एक पूरा जीवन परिचय एक समरी के रूप में तैयार कर लेना है, अपनी ओन लैंग्वेज में भले ही। बेटा, ये मैं भी आंसर नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आंसर के लिए मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। जो आपको अगर नहीं मिल रही हो तो बता दूं मैं आपको, आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए और वहाँ पर आपको बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको हिंदी की मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी। आपको चैप्टर की समरी भी मिल जाएगी, जीवन परिचय भी मिल जाएंगे और इनके आंसर भी मिल जाएंगे। तो ये था यूनिट 1 में से सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन तैयार करना है मेनली। अगर हम यूनिट 2 इकाई 2 में से बात करें, देखो इकाई के हिसाब से बता देता हूँ आपको मैं। आपको मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रेमचंद जी, इन तीनों का जीवन परिचय पढ़ लेना है। सर जीवन परिचय में क्या, सबसे पहले तो इनकी रचनाएं आपको याद कर लेना है। सर कितनी रचना याद करेंगे, जितनी कर पाओ, 2 3 4 जितनी आपसे हो जाए, पर मिनिमम 2 तो याद कर ही लेना। इनकी रचनाएं पढ़ लो, थोड़ा सा इनका भाव पक्ष कला पक्ष, कि भाई इन्होंने जैसे कि कौन सी भाषा में रचनाएं लिखी है, किस भावनाएं से लिखी है, इनकी रचनाओं की क्या खासियत है, वो एक बार आप पढ़ लो अच्छे से। इसके अलावा जो आपके पाठ है, मातृभूमि कविता है आपकी, भारत वंदना है, वो शतरंज के खिलाड़ी कहानी है। तो आपको इन तीनों की समरी याद कर लेना है, बस समरी। आपको भले ही आपके पास जो सीरीज हो, गाइड हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हों, बट आपको इनकी समरी याद कर लेना है बड़ी सी। कहीं पर भी आपको अगर मातृभूमि कविता का क्वेश्चन दिख जाए, या भारत वंदना का दिख जाए, या शतरंज के खिलाड़ी दिख जाए, तो आपको वही समरी का पूरा आंसर उसमें मेंशन कर देना है। ध्यान रखना, हर क्वेश्चन के वहाँ पे आपको वर्ड लिमिट दी रहेगी सेक्शन के हिसाब से, तो उसी वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। देखिए, हिंदी हो, इंग्लिश हो, या कोई भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम हो, आपको एक बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। बहुत काटा पीटी नहीं करना है, बहुत गंदा नहीं लिखना है। हेडिंग्स आपकी प्रॉपर होना चाहिए, साफ और क्लियर, और क्वेश्चन नंबर वही डालना है जो पेपर में लिखे हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये करना है कि इन तीनों का आपको कवि परिचय और लेखक परिचय याद कर लेना है, और इन 3 चैप्टर की समरी, बस समरी पढ़ लो आप। कविता का सारांश पढ़ लो, कहानी की समरी याद कर लो, और अपनी ओन लैंग्वेज में एक बार लिख के देख लो। अगर हम इकाई 3 यूनिट 3 की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट भारतीय भाषाओं में राम। तो राम नाम का महत्व, या भारतीय सभ्यता में राम का क्या महत्व है, बिल्कुल एक क्वेश्चन छपना ही 100%। तो ये कर लेना अच्छे से, बिल्कुल ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। इसके बाद जो हमने ऊपर समझा था कि आपको रामचंद्र शुक्ल जी, रामधारी सिंह दिनकर और शरद जोशी, मेनली क्या करना है, इनकी रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, इतना आप कर लो। एक शॉर्ट परिचय याद कर लो इनका। और ये जो आपका उत्साह निबंध है, या फिर भारत एक संस्कृति का लेख है, या अवसर व्यंग है, तो इनका आपको शॉर्ट समरी याद कर लेना है। शॉर्ट समरी कहाँ है, मेरी वीडियो नंबर 2 में आपको मिल जाएगी। सारी शॉर्ट समरीज आप वहाँ से कर सकते हो।
आप उसका स्क्रीनशॉट लेके भी याद कर सकते हो। जो मैंने उस वीडियो में बताया है उसी को आप एज इट इज भी लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। देखिए इतनी मेहनत इसलिए करना है क्योंकि मैं आपको सीरीज या गाइड या और कोई स्टडी मटेरियल के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। जो सिलेबस आपका खुद बोर्ड ने दिया है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो आपको सारे एटलीस्ट कवियों के दो दो तीन तीन रचनाएं, इनकी भाषा क्या थी, जैसे अब अगर बात करें हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, तो इनके निबंध की खासियत क्या होती है, किस प्रकार के निबंध लिखते हैं, है ना। इनको शुक्ल युग का जनक माना जाता है। इनकी भाषा जो है वो आपको ऐसा कुछ याद कर लेना है, कुछ कॉमन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे कवियों और लेखकों में कुछ कुछ समानताएं होती है। तो बस एक ऐसा फॉर्म तैयार कर लो कि भाई ये दो तीन कवियों में ये पॉइंट कॉमन है, और उस तरीके से आप एक कॉपी में रफ में लिख लो, ताकि फिर कोई भी कवि आए तो आप उन पॉइंट्स को उसमें एडजस्ट कर सको। देखो इतने समझदार आप सभी हो। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 4 की। बेटा यूनिट 4 आपकी पूरी हिंदी व्याकरण है। देखो इसमें उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं जो शब्द के पीछे लगते हैं। उपसर्ग जैसे मैंने बोला आपको शब्द के आगे लगाना है और उससे शब्द के अर्थ में परिवर्तन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? शब्द के अर्थ में परिवर्तन। जैसे मैंने बोला सफल, सफल के आगे में अ लगा दूं तो हो जाएगा असफल, तो अ लगने से उसका मतलब चेंज हो गया, ये उपसर्ग हो गया अ। वैसे प्रत्यय की बात करूं मैं, जैसे मैंने बोला वाला, तो दूध प्लस वाला दूध वाला, तो वाला प्रत्यय लगाने से दूध जो है उसका जो अर्थ था परिवर्तित हो गया, दूध वाला बन गया, व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है, तो ये उपसर्ग प्रत्यय हो गया बेटा। तत्सम तद्भव देशज विदेशी। तत्सम शब्द क्या होते हैं बेटा? वो शब्द जो संस्कृत भाषा से एज इट इज लिए गए हैं वो तत्सम होते हैं। जैसे अग्नि। तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से लेकर उसको मूल रूप में परिवर्तन करके फिर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको तद्भव शब्द बोलते हैं। जैसे अग्नि को हम आग बोलते हैं। देशज शब्द और विदेशी शब्द। देशज मतलब जो हमारे भारतीय भाषा के शब्द, और विदेशी मतलब बाहर के शब्द, जो हिंदी के अलावा दूसरी लैंग्वेज के शब्द हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कई बार फारसी शब्द, अरेबिक शब्द, मुस्लिम शब्द यूज़ कर लेते हैं अपने बोलचाल में, वो सब चीज़ें। इसके अलावा आप पर्यायवाची और विलोम। बेटा पर्यायवाची क्या होता है? पर्यायवाची का मतलब होता है जो समान अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। विलोम शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें विलोम कहते हैं। जैसे अच्छे का बुरा, पाप का पुण्य। और पर्यायवाची जैसे नेत्र का नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, ये पर्यायवाची शब्द हो गए। आपको एग्जाम में पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं और कुछ 10-15 या 5-6 शब्द दे देंगे, बोलेंगे इनके पर्यायवाची बताओ, या विलोम शब्द दे देंगे आपको 5-10, बोलेंगे कि इनके विलोम शब्द बताओ। तो इस तरीके से भी आ सकता है और परिभाषा भी पूछ सकते हैं, दोनों तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। अनेक शब्द के लिए एक शब्द आपको पता ही है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे जिसका नाथ ना हो अनाथ, पढ़ोगे ना बचपन में आपने, उसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जिसे जीता ना जा सके, आपने सुना होगा। जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि। इस तरीके से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि पर्यायवाची, विलोम या अनेकार्थी शब्द नॉर्मल ही आते हैं, बहुत ज़्यादा लेवल के नहीं आएंगे, बहुत हाई नहीं आएंगे। थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज लगाओगे तो कुछ तो बन ही जाएंगे उसमें से आपसे। और हमारी लास्ट यूनिट है इकाई 5। तो इसमें सबसे पहले तो आपको विराम चिन्ह क्या होते हैं और इनके प्रयोग कैसे करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। विराम चिन्ह क्या होते हैं? जो हमें वाक्य का सही अर्थ बताने में मदद करते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला रुको मत जाओ, अब ये लाइन हो गई। अगर मान लो मैं कॉमा यहां लगा दूं तो क्या हो जाएगा? रुको मत जाओ, मतलब कि आपको रुकना है, जाना नहीं है। वहीं अगर मैं कामा मत के बाद लगा दूं, रुको के बाद नहीं लगाऊं, तो क्या बन जाएगा? रुको मत जाओ, मतलब आपको जाना है। मतलब सिर्फ इतना सा है कि विराम चिन्ह जो होते हैं वो आपको सही अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है, इनमें कॉमा है ना, जिस और उसके बाद पूर्ण विराम, कॉमा कल्प विराम बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, योजक चिन्ह होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़े से। संक्षेपण क्या होता है बेटा? मैं बता चुका हूँ आपको। ये क्या होता है? जो मुख्य पैराग्राफ होता है उसका 1/3 1/3 होता है। हो सकता है कि आपको एक बड़ा पैराग्राफ देते बोलेंगे कि इसका संक्षेपण लिखो, या फिर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा संक्षेपण किसे कहते हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। इस तरीके का भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पहला तो ये अद्वैत,
वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। धर्म, धर्म के अंदर धर्म का विवेचन कीजिए, धर्म किसे कहते हैं, इस तरीके से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। और आपको किन्हीं धर्मों के नाम देके उनके बारे में भी पूछ सकते हैं, जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम, बौद्ध, जैन, ऐसे कुछ धर्मों के बारे में आप पढ़ के चले जाना शॉर्ट नोट। देखो हिंदू धर्म के बारे में जितने मेरे हिंदू भाई बहन है वो लिख सकते हैं, मुस्लिम धर्म के बारे में भी जितने भी मुस्लिम भाई बहन है वो भी लिख सकते हैं उनके आंसर्स, बौद्ध जैनी अपने अपने धर्म के बारे में सब लिख सकते हो। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आप दूसरे के धर्म के बारे में भी इतना नॉलेज रखो कि आप उसका आंसर एग्जाम में लिख के आ पाओ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। बाकी हो सकता है कि आपको अनुच्छेद लिखने को आ जाए, अनुच्छेद मतलब एक लाइन दे देंगे, बोलेंगे इसको डिस्क्राइब करो, भाव पल्लवन, वैसे तो आना नहीं है। बट ये जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं और जिस तरीके से बताया, अगर ये कर लेते हो तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। बिना डरे, सिर्फ मेरे कहने पे एक बार जितना बताया सिर्फ पढ़ लो अच्छे से, और एक बार बिना देखे लिख के देख लो। शुरुआत कहाँ से करोगे? शुरुआत आपको करना है सारे जितने भी चैप्टर्स हैं एक बार उनकी समरी पढ़ लो, अपनी ओन लैंग्वेज में लिख के देख लो। जितने भी कवि हैं उनको पूरा एक पेपर पे चार्ट बना लो, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा शैली, भाई जीवन परिचय में सब आता है तो वो सब लिख लो एक पेज पे अच्छे से, ताकि सुबह रिवीजन में आसानी हो। सारे चैप्टर्स को अच्छे से देख लो। इसके बाद जो क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं, जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा बिल्कुल आएगा, धर्म बिल्कुल आएगा, अद्वैतवाद बिल्कुल आएगा, राम जी वाला क्वेश्चन वो बिल्कुल आना है। तो ये क्वेश्चन ऐसे जो करके ही जाना है। पर्यायवाची, विलोम, उपसर्ग प्रत्यय एक बार जो भी आपके पास सोर्स है उनसे पढ़ लो, बाकी तो आप कर ही लोगे। ऑल द वेरी बेस्ट, डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि हमारा चैनल हमेशा आपके साथ है। आपका नेक्स्ट पेपर इंग्लिश का है, उसके लिए कल ही आपको वीडियो मिल जाएगी सुबह, और ऑलरेडी 2 वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं, वो आपको बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो गाइज ऑल द वेरी बेस्ट, बिना टेंशन के पेपर देने जाइए, पेपर बहुत अच्छा जाएगा।